सोचते हो कि वो हीरो बना होगा या मेन कैरेक्टर होगा, लेकिन नहीं। चलो अगर मेन कैरेक्टर नहीं तो साइड कैरेक्टर बना होगा जिसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता होगा, वो भी नहीं। अगर वो नहीं तो वो एक विलन बना होगा, लेकिन वो विलन भी नहीं बनता। वो पूरी स्टोरी की शुरुआत में एक बहुत ही छोटा सा विलन होता है जिसे पहले ही एकेडमी से निकाल दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और रिच फैमिली से होता है। लेकिन स्टोरी की शुरुआत में ही उसके पास एक लेटर आता है कि एड को पूरी फैमिली और फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली नेम से डिसओन कर दिया गया है। अब ना तो उसके पास फैमिली है, ना उसके पास पैसा है, वो एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है, प्लस उसकी शुरुआत हुई है एक छोटे से विलन की तरह। उसे एकेडमी के हॉस्टल से भी निकाल दिया जाता है। तो अब उसके पास ना पैसा है, ना पावर है और ना रहने के लिए जगह है। अब चलते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है द एक्स्ट्राज अकेडमी सर्वाइवल गाइड। स्टोरी की शुरुआत में एड को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और उसे एक लेटर मिलता है कि उसे फैमिली से डिसोन कर दिया गया है। उसके पास अब ना अपना टाइटल है, ना इन्फ्लुएंस है और ना ही रहने के लिए जगह है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं आसपास में बात कर रहे होते कि ये सारी की सारी चीजें डिजर्व करता है। हालांकि सब लोग उसे अवॉइड करते क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर चीट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एड वही हॉस्टल के बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि ये सब लोग गलत सोच रहे हैं, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। मैं तो अभी अभी टेलीपोर्ट हुआ हूँ। वो एक गेम में टेलीपोर्ट हुआ है जिसका नाम था द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया। ये कैरेक्टर की तरह टेलीपोर्ट हुआ है जो कि एंड तक, मतलब ये गेम जब एंड होगा वो एक भिखारी बन चुका होगा। ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अपनी फैमिली के अलावा इसके पास कुछ नहीं था और वो फैमिली भी चली गई है। वैसे अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके बाद वो एक ऐसा शीशा देखता है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाई देते हैं। उसका स्टेमिना, इंटेलेक्ट, टैलेंट, विल पावर सब कुछ कम है। उसका स्टेमिना 3 पर है। एक फार्मर का स्टेमिना इससे ज्यादा होता है। ये यहाँ पर एक मैजिक एकेडमी में आया, मतलब इसका मैजिक बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन एक छोटे बच्चे का जो पैदा हुआ है उसका मैजिक इससे ज्यादा होगा। और अब उसे रियलाइज होता है कि उसका कैरेक्टर पूरे गेम में इतना इनसिग्निफिकेंट क्यों था। लेकिन एड को एक ऐसी एंडिंग नहीं चाहिए जहां पर वो भिखारी की तरह यहाँ से वहां घूमता रहे। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एंडिंग चेंज कर लेगा। वो गेम को वैसे ही रखेगा लेकिन अपने आप को बदल लेगा। और ये अकेडमी ही उसका एक लास्ट चांस है अपनी जिंदगी को बदलने का। ये टॉप मैजिक अकेडमी है। जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होता है उसके पास एक मौका होता है ब्राइट फ्यूचर में जाने का। उस एकेडमी के हॉस्टल से निकाल दिए जाना एक बहुत ही टफ स्टार्ट था, लेकिन उसे पता था कि ये एकेडमी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि उसके पहले सेमेस्टर की फीस उसकी फैमिली पहले ही पे कर चुकी है, तो डिसाइड करता है कि वो स्कूल से थोड़ी दूर जाकर कैंप में रहेगा और हर दिन क्लास अटेंड करेगा और पावरफुल बनेगा। अब ये मत सोचना कि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है, वो इस मेन कहानी का हीरो है तो उसके पास कोई स्पेशल पावर होगी। उसने बस ये गेम बहुत टाइम तक खेला है और उसे बस गेम की नॉलेज है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। वो एक टोटल लूजर है। और अब एड को कुछ नहीं करना, उसे बहुत कोई बड़ा हीरो नहीं बनना, उसे दुनिया को नहीं बचाना, उसे बस एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी जीनी है। लेकिन फिर वो अपने स्टैट्स को देखता है कि भाई ये पॉसिबल हो भी पाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि पहले मैं 10 दिन तक सरवाइव कर लेता हूँ, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। अब वो स्टूडेंट उसे देख ना ले इसीलिए वो स्कूल से दूर तो आ जाता है, पर वहाँ जंगल में कुछ होता नहीं है। वहां पर वो जाकर अपने मैजिक से लकड़ियां काट कर उन्हें टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर है और उसका मैजिक उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन कर देता है। अब वो थक कर जमीन पर बैठा था और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो याद करता है कि उसके दादा ने उसे कहानी सुनाई थी कि वो ट्री बार्क से सूप बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बनाता है और उसे खाता है वो बीमार पड़ जाता है और वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और फाइनली वो रियलाइज करता है कि लकड़ी से घर बनाओ वही अच्छा है, खाने वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो बहुत मेहनत करता है, लकड़ियां काटता, उन्हें लेकर आता है, रस्सी से बांधता और बहुत घंटों की मेहनत के बाद फाइनली उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद उसके स्टैट्स थोड़े से इंप्रूव होते हैं और उसे छोटा मोटा रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन वहां पर एड देखता है कि यार मेरा मैजिक तो खराब है ही, उसके साथ साथ मेरी हैंड स्किल्स भी बेकार ही हैं। लेकिन जितनी भी उसके पास स्किल्स है वो उससे एक चाकू बनाता है जिससे उसे एक और अचीवमेंट मिलती है। वो एक डंडे पर उसे बांध कर मछली पकड़ने चला जाता है और कुछ मछली भी पकड़ लेता है। वो उन मछलियों को पकड़ता है, पकाता है और फिर खाने लगता है। 2 दिन में पहली बार एक प्रॉपर मील। अब उसे लग रहा था कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वो मछली खाने वाला था उसे पीछे से आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, वहां पर प्रिंसेस फीनिया खड़ी थी। ये क्लो एम्पायर की 3rd प्रिंसेस है और यही वो इंसान है जिसने ओपनिंग सेरेमनी में या फिर ओपनिंग टेस्ट में एड को एक्सपोज किया था कि ये चीटिंग कर रहा है और उसी की वजह से ये हॉस्टल से निकाल दिया गया था।
और अब वो उसे वहां पर देखकर गुस्सा हो जाती है कि तुम अब भी अकेडमी में हो, तुम इतने बेशरम हो, तुम यहाँ से गए नहीं। एड वहां पर नर्वस फील करने लग जाता है क्योंकि फीनिया के पास एक बहुत ही कमाल की पावर है, द पावर ऑफ जजमेंट, जिससे वो देख सकती है कोई झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। और इसी पावर की मदद से उसने एड को एक्सपेल करवाया था। अब एड देखता है कि उसकी मछलियां जल रही हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसे पता था कि उसे किसी तरीके से फीनिया को शांत करवाना होगा। वो वहां पर उसके पास जाता है, पहले तो गुस्से में लगता है, लेकिन उसके बाद अपने घुटने पर बैठकर उसे ग्रीट करता है। और फीनिया ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो अपनी पावर का भी यूज करती है, लेकिन एड झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में उसे ग्रीट कर रहा था और बहुत प्यार से कर रहा था। वो एड की फैमिली के बारे में जानती थी, रॉथ टेलर फैमिली, जो कि बहुत ज्यादा इनफेमस है, इन्फ्लुएंशियल है, बहुत सारे गलत एक्सपेरिमेंट करने में, गलत काम करने में, जिसे कि एक ट्रैश फैमिली की तरह माना जाता है कि ये लोग अगर दुनिया से गायब हो जाए या फिर इन्हें मार दिया जाए वही बेहतर है। लेकिन एड इस चीज में लकी है क्योंकि वो पहले ही अपनी फैमिली से डिसोन कर दिया गया है। अब गेम की स्टार्टिंग में ये हो जाता है, इससे एड को एक एडवांटेज तो मिलता है। हालांकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा फैमिली नेम नहीं है जो उसे बदनाम करता है। एड उससे पूछने लगता है कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, और बिना किसी एस्कॉर्ट के और बिना यूनिफॉर्म के। और एड वहां पर गैस करता है कि ये शायद क्लास असेसमेंट टेस्ट के लिए है, जो कि गेम के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, जहां पर स्टूडेंट्स को मैजिकल बीड्स ढूंढने होते हैं। अब एड को पता था कि फीनिया क्लास ए में जाना चाहती है, जहां पर सारे सब स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जाते हैं और जो क्लास टॉपर्स होते हैं। अब एड को ये भी पता था कि फीनिया पे ये टेस्ट पास करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी अगर कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, और इसीलिए एड अपनी हेल्प ऑफर करता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो मैजिकल बीड कहाँ पर है। फीनिया बहुत ज्यादा सस्पिशियस होती है कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन एड उसके पास जाता और कहता है कि मैं ना झूठ बोल रहा हूँ और ना ही मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। तुम चाहो तो अपनी पावर्स का मुझ पर यूज कर सकती हो, पता लगा सकती हो, और अगर तुम्हें लगे कि मैंने झूठ बोला है तो तुम मुझे स्कूल से भी एक्सपेल करवा सकती हो। और एड को भी पता था कि उसका लास्ट चांस है फीनिया को कन्विंस करने का, उस पर यकीन करने का, वरना वो कभी भी एकेडमी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और एड की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, जहां पर उसने बताया था कि मैजिकल बीड होगा वो वहीं पर था। और इस टाइम पर वो ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि जिस एड को वो जानती थी वो चीटर था, लायर था, और 3 दिन बाद ये बिल्कुल बदल चुका है। अगले दिन उनका क्लास असेसमेंट टेस्ट खत्म होता है और सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का वेट करते हैं। प्रोफेसर वहां पर आते हैं और सबको कहते हैं कि अपने अपने बीड्स प्रेजेंट करो, देखते हैं किसके पास वो मैजिकल बीड्स है। वहां पर लोगों ने बहुत अजीब अजीब चीजें इकट्ठा की थी, जैसे कि मैजिकल एग्स और भी बहुत सारी अजीब चीजें, और उन्हें क्लास एफ में डाल दिया जाता है। लेकिन एक सेकेंड, ये बीच वाले बंदे के हाथ में ड्रैगन बॉल्स हैं। और प्रोफेसर वहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि इन मैजिकल बीड्स में मैजिक बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब इनमें 2 बीड्स ढूंढी थी इस कहानी के मेन हीरो और हीरोइन ने, जिक्स और लोटेल। उसके बाद प्रोफेसर पॉइंट आउट करते हैं उस स्टूडेंट की तरफ जिसने तीसरा बीड इकट्ठा किया था, और वो डिक्लेयर करते हैं कि ये स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में टॉप कर रहा है। और वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एड अभी भी नदी के किनारे बैठा है और वो मछली खराब कर चुका है। अब उसे गेम खेलने के बाद पता था कि प्रिंसेस फीनिया के पास इतनी शार्प जजमेंट स्किल्स कहाँ से आई, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी जहां पर लोग झूठ बोलते थे या फिर किसी मतलब के लिए उसकी तारीफ करते थे। और वो झूठ को पकड़ने में इतना ज्यादा बेहतरीन हो गई थी कि कोई भी उसके सामने झूठ नहीं बोल पाता था। लेकिन इसी वजह से उसकी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन में उसे प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास पावर्स थी या स्किल्स थी, वो उसकी मेहनत की वजह से उसे मिलता है। वो क्लास प्लेसमेंट टेस्ट फेल कर जाती हैं और उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन एक सेकंड, एड ने तो उसे बता दिया था कि मैजिकल बीट कहाँ पर है, तो उसे तो पास कर जाना चाहिए था। और एड इस टाइम पर फिशिंग करते वक्त यही सोच रहा था कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में वो फेल हो जाती है, लेकिन अब एड ने उसे बता दिया था कि वो कहाँ पर है, जिससे स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। और अगर स्टोरी चेंज हो जाती है तो उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, उसके पास एक ही चीज है, वो है इस गेम की नॉलेज, और वो भी चली जाएगी। लेकिन एड यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। एटलीस्ट वो थोड़ा वो दिमाग तो यूज कर लेता है जितना भी उसके पास है, क्योंकि उसने उसे इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन उसे एक बात ये भी पता थी कि वो प्रिंसेस कभी भी उस मैजिकल बीट को नहीं लेगी, क्योंकि वो सब कुछ अपने आप करना चाहती है, अपने आप को प्रूफ करना चाहती है। इसीलिए वो डेफिनेटली इस चीज में फेल हो जाएगी और ओरिजिनल स्टोरी लाइन वैसे की वैसे ही रहेगी, और उसके पास गेम की जितनी भी नॉलेज है उससे वो अपनी जिंदगी जीता रहेगा। और उसके साथ साथ फीनिया एक प्रिंसेस है जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, सब उसे स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन वो सब कुछ खुद अपनी मेहनत से कमाना चाहती है।
अब एड ने उसे बता दिया था तो उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं थी, इसीलिए वो क्लास टेस्ट फेल कर जाती है। अब एड उससे झूठ तो बोल नहीं सकता, इसीलिए वो माइंड ट्रिक्स प्ले करता है उसे अपने तरीके से मूव करवाने के लिए। अब वो इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसे नहीं पता कि एड ने ऐसा क्यों किया था, और उसे सच ही बोला था तो उसे पनिश भी नहीं कर सकती। लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थी कि एड ने मुझे बता दिया और अब मैं उस वीड को खुद नहीं ढूंढ पाई, वरना मैं खुद ढूंढ लेती। लेकिन एड दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुश था, उसे वो मछली भी पकड़ लेता है, प्लस वो अकेडमी में अपनी जगह भी बना लेता है। वो भागते हुए अकेडमी जाता है ताकि वो ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड कर सके। वो ओपनिंग सेरेमनी में जाता है और बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाता है, बहुत ही टेस्टी खाना था। और उसके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर बाकी सारे स्टूडेंट्स नोटिस कर लेते हैं कि यार ये कुछ तो बदल गया है। जो पहले एक ऐसा इंसान था जो हमेशा मुसीबत ही क्रिएट करता था या फिर दूसरों को परेशान करता रहता था, अपने स्टेटस की धमकी देता था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और बहुत ही शांत, स्वीट, पोलाइट लग रहा था। अब यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही गोल है कि उसे अकेडमी से ग्रेजुएट होना है और एक अच्छी जिंदगी को जीना है, बस बहुत सिंपल गोल है। अब वहीं अकेडमी में एक लड़की होती है जो एड को बहुत ज्यादा नोटिस कर रही थी और वो कहती है कि बिल्कुल ही बदल चुका है। वहीं टीचर सबकी तारीफ करता है कि तुम एक न्यू और इम्प्रूव फॉर्म में आए हो, सबकी तारीफ करते हैं जो भी टेस्ट पास करके अकेडमी में अपनी जगह सिक्योर कर पाए थे। लेकिन हमारी कहानी की हीरो को प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया जाता है। अब एड बहुत ज्यादा परेशान होता है कि यार मुझे पहले ही दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या किया था, एंट्रेंस टेस्ट में मैं चीट कर रहा था। लेकिन वहां पर जाकर वो बिल्कुल एक लंबी सांस लेता है कि चलो शुक्र है कि प्रिंसिपल को इन एक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो सोचता है कि मुझे ओरिजिनल स्टोरी लाइन के आसपास ही रहना होगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और जंगल में बहुत ज्यादा टाइम रहने के बाद उसकी सर्वाइवल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। अब वो एरोज बना पा रहा था, चाकू बना पा रहा था, और अब वो सोचता है कि मैं इन एरोज को मैजिक से कैसे एनहेंस कर सकता हूँ। एक दिन जब वो एक खरगोश को मार कर पकड़ने के बाद वापस जा रहा था खाने के लिए, वो ट्री के नीचे देखता है एक लड़की बैठी थी, और ये वही लड़की थी जो उसे नोटिस कर रही थी, और इसका नाम है जेनिका, जीनियस स्वॉर्ड स्पिरिट मास्टर। वो जैसे ही एड को देखती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैजिक मेरिल्डा ट्री ने, जहाँ पर वो मैजिकल बीट था, उसने बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं इसके साथ, और उस स्टोरीज में सिर्फ एक ही इंसान का जिक्र था और वो है एड। वो बताती है कि इस पेड़ को पता है कि तुम बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन उसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्पिरिट्स एड को पसंद करती हैं। ये सुनकर वो एक लंबी सांस लेता है कि चलो जंगल में तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो अपने हाथ आगे लेकर आती है और कहती है क्या तुम स्पिरिट को टच करना चाहोगे, जिसके साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ एड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वो जेना के साथ कोई भी इंटरेक्शन करे, क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर है और उसके साथ ज्यादा बातचीत करने से स्टोरी लाइन बदल सकती है। और कहता कि मैं बस यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ। अब जैसे एडवांस जा रहा था, जेनिका अपनी स्पिरिट फ्रेंड को वहां पर बुलाती है जो कि एक व्हाइट वुल्फ है, जो कि इस फॉरेस्ट की स्पिरिट है जो पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब जेनिका उसी के ऊपर लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी और वहीं पर सो जाती है। उस स्पिरिट का नाम था मेरिल्डा। अब इस लड़की को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और एड बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लगता है। अगली सुबह एड कोशिश करता है कि वो एकेडमी के लिए बिल्कुल भी लेट ना हो, क्योंकि उसने जहां पर टेंट बनाया है वो एकेडमी से बहुत ज्यादा दूर है ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन अभी भी बैकग्राउंड में कोई उसे देख रहा था, लेकिन इससे उसका फायदा भी होता, उसके स्टैट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। वो बहुत ही केयरफुली अपना खाने को राशन करता है कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। वो देखता है कि यार ये खाना इतना ज्यादा कैसे बचा हुआ है, और हमें पीछे बैकग्राउंड में दिखाई देती है कि वो लड़की हमेशा उसे स्टॉक कर रही है। अब एड परेशान हो जाता है, उसे नोटिस करता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आती रहती हो, और उसे इंटिमिडेट करने के लिए कहता है क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, एड रॉक टेलर, इस एकेडमी का सबसे घटिया इंसान। और वो कहती है कि मैं तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से जज नहीं करती, और ये मन ही मन सोचता है कि यार कर ले जज मेरे को उस एकेडमी से ग्रेजुएट करना है। और मतलब एड को ये भी पता था कि वो दिखती बहुत ही इनोसेंट और प्यारी है, लेकिन फर्स्ट एक्ट की मेन विलन वही होगी, और जितनी पावर इसके पास है इससे पंगा ना ही लूं तो बेहतर होगा। अब एड के पास कोई भी तरीका नहीं था कि वो उससे भगा सके, लेकिन फिर फाइनली वो अपनी गेम नॉलेज का यूज करता है। उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बताओ तुम्हारे पास क्या काम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन तभी एड कहता है क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकती हो, और एड को पता था कि ये उसकी कमजोरी है क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से है।
वो बहुत मेहनत करती है ताकि वो क्लास में टॉप करे या फिर टॉप 3 में रहे, ताकि उसकी स्कॉलरशिप मिलती रहे और उसे कभी भी पैसों की दिक्कत ना हो। अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है और वो वहां से चली जाती है। और उसके कुछ दिन बाद एड सोच रहा होता है कि यार क्या मैंने ठीक किया उससे पैसे मांगकर, लेकिन यार वो जा भी तो नहीं रही थी, मैंने ठीक किया। एक दिन वो ऐसे ही खरगोश को पकड़ने के बाद मतलब अपना खाना लेकर अपने टेंट में जा रहा था और वो टेंट में जाकर देखता है कि वहां पर एक और लड़की सो रही है और वो भी मेन कैरेक्टर है। और एड अपना सर पकड़ लेता है कि यार ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं। और इस लड़की का नाम होता है लूसी मार्सेल। ये एक बहुत ही पावरफुल मेज है और इसका टैलेंट सबसे ज्यादा है। वो जैसे ही नींद से उठती है वो कंप्लेन करती है, यार एड तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, मुझे सोने भी नहीं देते। और एड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वो पॉइंट आउट करती है कि तुम्हारे पीछे एक स्पिरिट है जो तुमसे बात करना चाहती है और ये जंगल की स्पिरिट थी जो उससे बात करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि एक दिन टाइम आएगा जब तुम्हें जेनिका को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। अब लूसी मार्शल को स्पिरिट दिख रही थी, उससे बात कर पा रही थी, उसकी तरफ पॉइंट भी कर रही थी। लेकिन जब एड पीछे देखता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर बहुत ज्यादा कम है। और अब एड परेशान हो जाता है कि यार जेनेगा को तो अभी अभी भगाया था, अब लूसी आ चुकी है और ये तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ है और ज्यादा परेशान करती है। इसका स्टेचर बहुत ज्यादा छोटा सा, एक कम हाइट की है, ये हवा में चल सकती है और ये बिल्कुल बिल्ली की तरह बिहेव करती है। जहां भी इसे अच्छी सी जगह मिलती है सोने की वहां पर जाकर सो जाती है। और अब अनफॉर्चुनेटली वो उसके टेंट में सो रही थी। अब एड अपने आप को ब्लेम करता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे जल्दी से इसे भगाना होगा वरना स्टोरी लाइन डिविएट हो जाएगी। अब कहानी और ज्यादा बिगड़ने लगती है जब एड ने बहुत सारे जाल बिछा रखे थे ताकि वो जानवरों को पकड़ सके, लेकिन वहां पर लूसी जाती है और उस खाने को चुरा लेती है। अब वो एक बहुत ही पावरफुल मेज है तो उसे कॉम्बैट में हराने का कोई तरीका नहीं है, उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। लेकिन एड बहुत सारी गेम गाइड पढ़ता था जिससे उसे एक डिटेल पता थी जो ज्यादातर प्लेयर ओवरलुक कर देते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। और वो ये थी कि जो हॉस्टल की मेड्स होती हैं उससे लूसी बहुत ज्यादा डरती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो कहता है कि मैंने यहाँ आसपास एक मेड को देखा था। और जैसे वो ये कहता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो एक एक्सक्यूज बनाती है कि मुझे कुछ याद आ गया और वहां से बिल्कुल रॉकेट की तरह भागती हुई जाती है। अब इसके बाद पहली मेजर क्वेस्ट यहाँ पर सामने आती है जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही नकली वेपन्स का यूज करते हैं या फिर लेवल 1 की जो स्पेल्स होते हैं उसे यूज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में कम्पीट करते हैं और यहाँ पर सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स आएंगे और इन सब के बीच में खड़ा होता है मेन हीरो, मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी और उसका नाम होता है टेलर, द फेल स्वॉर्ड्समैन ऑफ सल्वेनिया। एड पहले तो मैचेस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे रिजल्ट का पहले ही सही पता था, लेकिन वहां पर एक चीज पर उसकी नजर चली जाती है, जेनिका पर, जो कि बहुत ज्यादा स्वीट और उसे चिपकती रहती है और वो बताती है कि इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। और वो देखकर एड हैरान हो जाता है कि इसमें मेरा नाम तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि यार इस टाइम तक ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैं एक्सपेल हो चुका था लेकिन मैं तो यहीं पर हूँ। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूं स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं तो डिविएट होगी, वो कुछ ना कुछ बदलता हुआ आगे चले जाएगा। अब देखना ये है क्या वो स्टोरी को ओरिजिनल स्टोरी लाइन तक मेंटेन कर पाएगा या फिर कुछ गड़बड़ होती रहेगी, क्या वो पावरफुल बनेगा भी नहीं बनेगा। क्योंकि इस स्टोरी में अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसके पास कोई स्पेशल पावर आएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल, हर दूसरे कदम पर एक मुसीबत है और उसे ही ये मुसीबत सॉल्व करनी है। अब अगर तुम्हें ये कहानी पसंद है तो लाइक कर देना, व्यूज ज्यादा आएंगे तो इसके आगे का पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एपिसोड में एड पूरी कोशिश करता है कि वो ओरिजिनल स्टोरी लाइन को मेंटेन करे, लेकिन लास्ट में उससे गलती हो जाती है कि इस टाइम तक जो ओपनिंग सेरेमनी का पहला मैच था वहां तक वो स्कूल से एक्सपेल हो चुका होता है, लेकिन अब वो एक्सपेल नहीं हुआ है, इसीलिए फाइटिंग लिस्ट के मैचेस में उसका भी नाम था। वो ये देखकर हैरान था। लेकिन उसके बाद वहां पर पहला मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि होता है टेलर और कैट लाइक मेज लूसी के बीच में। अब यहाँ पर टेलर को जीतना है और एड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने बहुत सारे दिनों तक, हफ्तों, महीनों तक टेलर के साथ इस गेम को पूरा किया था। वो नॉस्टैल्जिया फील कर रहा था, वो एक साइड कैरेक्टर, लेकिन तब भी वो चाहता था कि टेलर इस चीज में जीत जाए। उन दोनों की फाइट शुरू होती है। सबसे पहले लूसी उस पर अटैक करती है, वो दूर जाकर गिरता है लेकिन टेलर दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी पावर यही है कि वो कभी भी हार नहीं मानता
उसके बाद दोबारा से लूसी पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर कुछ बदल जाता है। वो अपना अटैक करने की बजाय एक ब्लॉक स्पेल यूज करती है, जो कि उसने गेम में कभी यूज नहीं किया था। उसके बाद वो दोबारा से टेलर पर अटैक करती है और टेलर दूर दीवार में जाकर गिरता है और वो हार जाता है। और ये कंटिन्यूअस मैजिक था। ये मैजिक तभी हो सकता है जब आप किसी स्पिरिट के साथ बॉन्ड बना लो, और ओरिजिनल गेम में लूसी बॉन्ड नहीं बना पाई थी, एटलीस्ट इस टाइम तक नहीं बना पाई थी। लेकिन वो एड की वजह से जंगल में आई थी, जहां पर उसे फॉरेस्ट स्पिरिट मिली, उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया और अब वो ज्यादा पावरफुल हो गई थी। इसी वजह से गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन से ये चीजें बदल गई थी। अब टेलर वहां से हार कर बाहर जाने लगता है। नेक्स्ट मैच होता है एड का और प्रिंसेस फीनिया का। प्रिंसेस फीनिया पहले से ही उससे परेशान थी और उसे मजा चखाना चाहती थी, इसीलिए वो वेट कर रही थी कि अब मैं इसे मैच में बताऊंगी। लेकिन वो भागता हुआ बाहर जाता है टेलर के पास और प्रिंसेस को इग्नोर कर देता है। एड टेलर के पास जाता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम अपनी स्पिरिट लूज नहीं कर सकते। और डीप डाउन उसे पता था कि अगर टेलर यहाँ पर हार मानकर चला जाता है तो पूरी स्टोरी बदल जाएगी, क्योंकि वही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और वो डीप डाउन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर स्टोरी बदलती है तो उसे इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंसेस फीनिया और एड का मैच शुरू होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस फीनिया की बैक स्टोरी क्या है। वहां पर उसका टैलेंट जिसने सबसे पहले पहचाना था वो था एम्परर, जिसने पहले उसकी एबिलिटी को देखा था और उसने एबिलिटी डेवलप की थी सारी पॉलिटिक्स को देखते हुए। सब लोग वहां पर उससे बात करने के लिए आते थे ताकि वो उसका फायदा उठा सके। उसने असली दुनिया का चेहरा देख लिया था और किसी भी इंसान का ट्रुथ जानने के लिए उसे उसकी आंखों में देखना होता था। कुछ लोग सोचते थे कि एक डिवाइन गिफ्ट है, लेकिन असल में ये एक श्राप था, क्योंकि वो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सच्चाई दिख जाती है। मैच शुरू होने से पहले एड उसे कहता है कि प्लीज अपनी पूरी ताकत मत लगाना और मुझ पर थोड़ा सा तो रहम खाना। प्रिंसेस फीनिया कहती है कि तुम भी कोशिश करना कि तुम मुझे हर्ट ना करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी ऑडियंस में लोग बैठे थे वो एड को बहुत ज्यादा बुरी बातें बोल रहे थे, और ये सही भी था, क्योंकि गेम में उसका कैरेक्टर ऐसा ही था कि वो हमेशा टेलर का मजाक उड़ाता था और उसे बिलिटल करता था, और जब ये काम नहीं करता था वो एग्जाम में चीटिंग करता और एक्सपेल हो जाता है। अब मैच शुरू होता है। प्रिंसेस फीनिया सबसे पहले एक वाटर बॉल अटैक करती हैं और उसे लगा था कि एड फायर बॉल मैजिक या फिर डिफेंस मैजिक का यूज करेगा, लेकिन एड कुछ नहीं करता। उस अटैक को हेड ऑन फेस करता और वहीं पर हार जाता है। और प्रिंसेस फीनिया ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एड वहां पर हार मान जाता और बिना किसी स्ट्रगल के प्रिंसेस फीनिया को वो विक्ट्री दे देता है, क्योंकि एड नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर कुछ भी सिग्निफिकेंट करे और स्टोरी को चेंज करे। अब लोग चिल्लाने लग जाते कि तुम तो टेलर से ही बेकार थे, कम से कम उसने एक दो अटैक तो किए थे। अब एड वहां पर अपना सर झुकाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता और वहां से चला जाता है। लेकिन प्रिंसेस फीनिया को इस चीज पर बहुत ज्यादा शक होता और अजीब लगता है कि इसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या इसका पहले से यही प्लान था, और इसका इस बैटल में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं था। वो मैच खत्म करते ही कॉरिडोर से भागता हुआ जाता है। वो भागते हुए टेलर को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो प्रिंसेस फीनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन तभी उसे पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहां पर प्रिंसेस फीनिया भागती हुई आ रही थी। उसकी सांस फूल गई थी और उसे चिल्ला कर डिमांड करते कि तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारे पहले से कोई इंटेंशन नहीं थी तुम इस मैच को जीतोगे, और तो तुम जल्दी से जल्दी स्टेज को छोड़ना चाहते थे, क्यों। प्रिंसेस फीनिया वहां पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो चुकी हूँ, कंफ्यूज हो चुकी हूँ। एक तो मुझे सबकी सच्चाई दिख जाती है, ऊपर से तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तुम्हारे एक्शंस मुझे कंफ्यूज करते हैं, बताओ मुझे। लेकिन तब एड उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि शांत हो जाओ। उसे एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक बताता है ताकि वो शांत हो जाए, और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी। अब एड वहां से भागना चाहता था क्योंकि उसे टेलर को ढूंढना था, लेकिन वहां पर प्रिंसेस फीनिया का रोना शुरू हो जाता, वो बताती है वो कैसे कितना स्ट्रगल करती है, और ये सुनकर एड के कानों से खून आने लग जाता है। सच में खून आने लग जाता है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी वो कहती, लेकिन तब भी मुझे सच्चाई तो जाननी है, तुम भागना क्यों चाहते थे। वो कहते क्या तुम यहाँ से एक्सपेल होना चाहते हो ताकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसऑन कर दी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली थोड़ी सी अजीब है और उसकी रेपुटेशन भी खराब है, तो अपने आप को उनसे डिस्कनेक्टेड करने के लिए तुमने ये किया है। अब एड को समझ तो आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन वो वहां पर ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब एड को पता था कि वो यहाँ पर अगर सच्चाई बता देगा तो आगे जाके स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर प्रिंसेस फीनिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही अजीब इंसान हो, पहले तो टेलर को बुली करते हो और उसके बाद उसे बचाने की कोशिश करते हो, तो पहले उसे बुली किया ही क्यों था। और एड बिहेव करता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो वहां पर डम प्ले करता है और प्रिंसेस फीनिया और ज्यादा गुस्सा होती रहती है, क्योंकि वो अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रही थी ताकि वो सच्चाई देख सके, या फिर वो देख पा रही थी कि एड झूठ बोल रहा है।
अब प्रिंसेस फीनिया के पास कोई प्रूफ तो था नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, बस उसकी पावर सी थी। उसका उसे कहती कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और जाते वक्त एड उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, ये रॉयल पैलेस नहीं है, ये स्कूल है। तुम्हें हर वक्त हर किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पॉलिटिक्स पर ध्यान देना, लेकिन उसके साथ साथ तुम रिलैक्स भी कर सकती हो। ये देखकर प्रिंसेस फीनिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं की थी और ना ही उसके इमोशंस को समझा था। उसके बाद एड वहां से भागता हुआ जाता और फाइनली टेलर को ढूंढ देता है। टेलर अकेला बैठा हुआ था, उसकी तलवार टूटी हुई थी, वो बहुत ज्यादा उदास था। लेकिन जैसे ही एड उसके पास जाने की कोशिश करता है, वहां पर ट्रिस आ जाती है, जो कि इस गेम की मेन हीरोइन है। और वो एड को रोकना चाहती थी, क्योंकि वो पहले भी उसे बुली कर चुका था। वो कहती थी कि वो पहले ही परेशान है, तुम उसे और परेशान नहीं कर सकते। लेकिन एड सरप्राइज हो जाता जब टेलर खड़ा होता है और उसकी आंखों में अब भी उतनी ही मोटिवेशन थी, डिटर्मिनेशन थी। और वो एड से सवाल पूछता है कि तुम अभी तक अकेडमी में हो क्यों। और अब एड को याद आता है कि उसकी सबसे बड़ी पावर यही है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। और उसके साथ साथ वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का उसके साथ होने का फायदा भी देखता है कि वो हमेशा उसे मोटिवेट करती है, कभी परेशान होने नहीं देती। लेकिन एड उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बस उसकी स्पोर्ट्समैनशिप को प्रेज करता और कहता है कि तुम सच में कमाल के स्पोर्ट्समैन हो। और एड को ये इसलिए पता था क्योंकि उसने हजारों बार ये गेम खेला था। एड वहां से मुड़कर जाने लगता है और बताता है कि मेरे कोई भी हिडन मोटिव्स या फिर एजेंडा नहीं है। लेकिन टेलर और उसकी दोस्त को अभी भी उस पर डाउट था और उसे चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। अब टेलर चाहे उसे डाउट करता है, लेकिन एड यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। इसलिए नहीं क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिविएट हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि टेलर कभी भी हार नहीं मानेगा और स्टोरी आगे सही सलामत चलती रहेगी। और जब एड वहां से चलता हुआ जा रहा था, टेलर और उसकी दोस्त वहां पर अनॉय होकर उसे देखते हैं कि ये इतना ज्यादा काम कैसे है, ये हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करता रहता था, लेकिन आज कैसे बदल गया। लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुनाई देता है, जो कि फाइटिंग अरीना से आ रहा था। एड बिल्कुल तभी के तभी रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही लेजेंडरी डुअल बैटल था, जो कि था गोल्डन डॉटर लोटेल और जेनिका के बीच में। एक के पास थी फायर स्पिरिट और एक के पास थी आइस और वाटर स्पिरिट। और जो स्टोरी लाइन में टेलर और आयला को ये मैच अंदर बैठकर देखना था, लेकिन अब स्टोरी थोड़ी चेंज होने की वजह से वो बाहर बैठकर ये देख रहे थे। और एड सोचता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देख तो रहे ही हैं और मैच हो रहा है। और इस डुअल में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो विनर होता है वो फाइनल बॉस बनता है एक्ट 1 का। और उन दोनों की बैटल बहुत ज्यादा फियर्स हो जाती है। दोनों ही अपनी स्पिरिट का यूज करती हैं, लेकिन जेनिका की फायर स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो लोटेल पर भारी पड़ती है। और इसी चीज में वो अपने स्पेल का यूज करती है और गलती से वो स्पेल यूज कर देती है जो उसे यूज नहीं करना चाहिए था, और लोटेल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब वो मैच तो जीत जाती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो मन ही मन थोड़ा सा गिल्टी फील करती है कि उसने लोटेल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और उसने एक रूल को वायलेट किया था, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और कोई भी ये पता नहीं लगा पाया था। टेलर को जीतना चाहिए था, कि उसकी जगह लूसी जीत गई थी और अब जेनिका जीत गई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ज्यादा चांस नहीं मिल पा रहा था। और उसे पता था कि जेनिका इस चीज से बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से सिर्फ वही जीती है। लेकिन एड इस चीज को एक अच्छी बात मानता है कि चलो अब वो मुझे तो परेशान नहीं करेगी। और वो सोचता है कि अब मुझे जो गेम के मेन कैरेक्टर्स हैं उनसे उलझना नहीं पड़ेगा, वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे और मेन स्टोरी लाइन चलती रहेगी। उस दिन रात को और इस टाइम पर जब कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तब वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करता है, उसकी बॉडी इंप्रूव हो जाती है, उसके स्टैट्स इंप्रूव हो जाते हैं। अब वो आगे क्या करेगा जानने के लिए मिलते हैं कल। और अगर तुम लाइक करोगे तो इसका 1 घंटे का एपिसोड मैं लेकर आऊंगा, जो कि पहले रिकॉर्ड हो चुका है, अभी वो एडिट हो रहा है। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें पता है कि ये किसी और ने एक्सप्लेन कर रखी है, तो भाई मुझे पता है, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे वैसे एक्सप्लेन करने दो। एड डिसाइड करता है कि अब वो मेन कैरेक्टर से दूर ही रहेगा, क्योंकि उनके चक्कर में पड़ने से सिर्फ सिरदर्द ही होता है। उस जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग क्वेस्ट के बाद 2 हफ्ते निकल जाते हैं और एड पूरा ध्यान अपने आप को बेटर बनाने में लगाता है। इस टाइम में उसकी स्टैट्स काफी इंप्रूव हो जाती हैं। अब वो बिना किसी पर डिपेंड हुए पढ़ भी सकता है और अकेले सरवाइव भी कर सकता है। उसका स्टैमिना, फिजिक और स्किल्स सब स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी और भी ज्यादा टफ बन जाती है। एक दिन जब वो नदी में नहा रहा होता है, तो जेनिका चुपके से उसके पास आ जाती है। एड ऑकवर्ड फील करता है और चिल्ला देता है, मेरी प्राइवेसी मत इन्वेड करो। बाद में दोनों कैंप फायर के पास बैठते हैं। जेनिका कहती है कि उसे एड का कैंप बहुत पसंद आया,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉप सीक्रेट बेस हो जहां एडवेंचर हो सकता है। फिर वो बोलती है कि उसे एड से एक एडवाइस चाहिए और चाहती है कि वो ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन दे। एड थोड़ा कंफ्यूज्ड होके पूछता है, तू अपने बाकी दोस्तों के पास क्यों नहीं गई? जेनिका बताती है कि जब एड हॉल छोड़कर चला गया था तब उसका मैच लॉटेल से हुआ जिसमें वो जीत गई, लेकिन फाइट के दौरान उसने गलती से एक इंटरमीडिएट लेवल स्पेल यूज कर लिया जो अलाउड नहीं था और उससे लॉटेल को चोट लग गई। अब जानिका को गिल्ट फील हो रहा है और लग रहा है कि उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो अपने फ्रेंड से बस रीअश्योरेंस नहीं चाहती क्योंकि वो तो हमेशा उसकी साइड ही लेंगे। उसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए कि क्या उसे लॉटेल से माफी मांगनी चाहिए। एड साफ साफ कहता है, अगर तुझे लग रहा है कि सॉरी बोलना सही है तो कर दे। वो ये भी बोलता है कि जेनिका बबली और चीयरफुल है और सबकी फेवरेट फ्रेंड भी है, लेकिन गिल्ट या ओवर थिंकिंग से पास्ट की गलतियां ठीक नहीं होती। लोग चाहे जितना सपोर्ट करें या उसकी साइड लें, जो हो गया है वो चेंज नहीं हो सकता। एड की बातें सुन के जेनिका खुश होती है कि वो ब्लाइंडली किसी की साइड नहीं लेता। उसे ये भी फील होता है कि एड पहले से कितना बदल गया है। वो एक पुराना टाइम याद करती है जब एड ने उससे पैसे मांगे थे। तब भी उसकी आंखों में डेस्परेशन नहीं थी, जैसे वो इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहा हो कि थोड़ा दूर रहना चाहिए। जेनिका को अब एड और भी इंट्रीगिंग लगने लगता है और वो एडमिट करती है कि उसे एड सच में पसंद है। उसके लिए एड एक अजीब लेकिन कंफर्ट देने वाली प्रेजेंस बन चुका है। अगले दिन एकेडमी में एड को दिक्कत होने लगती है क्योंकि लॉटेल उसके पीछे पड़ जाती है। वो बार बार उसका नाम ले रही है और एड इग्नोर कर रहा है, फिर भी वो रुक नहीं रही। एड सब समझ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। जिस गेम से वो आया है, फेल्ड सोर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया, वो एक मास्टरपीस माना जाता है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग ट्रू एंडिंग तक पहुंचते हैं। नए प्लेयर्स तो अक्सर स्टार्टिंग में ही गेम ओवर कर बैठते हैं क्योंकि वो गलत चॉइसेस कर लेते हैं या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बचा नहीं पाते। शुरू में लॉटेल एक हिडन हीरो होती है जिसका असली इंपॉर्टेंस बाद में समझ आता है। फीनिया तो ओपनली एडमायर्ड होती है लेकिन लॉटेल को लोग विलन समझते हैं। एड डिसाइड करता है कि वो लॉटेल के ट्रैप में नहीं फंसेगा और हर डिसीजन सोच समझ के लेगा। लॉटेल बार बार उसके पीछे पड़ती रहती है और आखिर में उसके सामने आ जाती है एक इनोसेंट स्माइल के साथ और पोलाइटली बोलती है, सिर्फ 2 घंटे दे दो बात करने के लिए। एड इरिटेट होके पूछता है, और कितना पीछा करेगी? लॉटेल प्लेफुल टोन में बोलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना इग्नोर करेगा। असल में लॉटेल कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो इलीट मैग्नेट केचम की बेटी है और प्रिंसेस फेनिया के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसी हुई है। लेकिन एड को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसके फ्लैटरिंग वर्ड्स को पूरी तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन लॉटेल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो ऑफर करती है कि अगर एड को कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करेगी। एड साफ साफ बोलता है, फेक प्रॉमिसेस देना बंद करो। लेकिन लॉटेल फिर भी नहीं रुकती। वो फिर से उसके सामने आके कहती है कि उसको एड की रिस्पेक्ट है, चाहे लोग बोले कि वो एरोगेंट है। और फिर वो 3 गोल्ड कॉइन्स निकालती है जो 1 महीने के स्टूडेंट के लिए काफी बड़ी अमाउंट होती है और कहती है कि वो चाहती है कि एड जेनिका का फ्रेंड बन जाए, और वो कॉइन्स एड की पॉकेट में डाल देती है। एड थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या गोल्डन डॉटर भी अपनी कनेक्शंस खरीदती हैं? उसे समझ आ जाता है कि लॉटेल पहले से ही स्ट्रेटजी बना रही है एकेडमी पर कंट्रोल लेने की। चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, लेकिन वो एलाइज इकट्ठा कर रही है। एड उसकी एम्बिशन देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है और हैंडशेक करता है। लेकिन हैंडशेक के दौरान वो एक बात बोलता है, जिनके पास हमेशा पैसा रहा हो उनके लिए थोड़ी सी पॉवर्टी भी अनकी स्पिरिट तोड़ सकती है, और डेस्परेट लोग थोड़े से पैसों के बदले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली, सब कुछ बेच देते हैं। इस वर्ल्ड में डेस्परेट लोगों को यूज करना सबसे आसान होता है, लेकिन मैं ना तो डेस्परेट हूँ और ना ही किसी भी कनिंग डील के लिए पैसा लेना चाहता हूँ। ये बोलकर वो हैंडशेक तोड़ देता है और कॉइन्स लॉर्टेल के हाथ में वापस रख देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लॉर्टेल स्टन्ड होती है लेकिन उसके एटीट्यूड से इम्प्रेस्ड भी होती है। एड अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि अगर वो पैसे ले लेता तो उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती थी, लेकिन वो स्टोरी लाइन चेंज होने का रिस्क नहीं ले सकता। लॉर्टेल इंसल्ट फील नहीं करती। वो अच्छे से समझती है कि कैसे बेनिफिट और रिस्क का बैलेंस मेंटेन करना होता है। गेम में भी उसका कैरेक्टर एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट होता है जो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानता है। रात को जेनिका लॉर्टेल के रूम में आती है। लॉर्टेल टीजिंग टोन में कहती है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तू आएगी। हमारा लास्ट ड्यूअल काफी इंटेंस था, याद है? जेनिका माफी मांगती है कि उसने कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान इंटरमीडिएट स्पेल यूज कर लिया था जिससे रूल्स ब्रेक हो गए। उसे लॉर्टेल की विजिबल इंजरीज देखकर कंसर्न होता है, लेकिन लॉर्टेल कैजुअली बोलती है, अरे छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता।
फिर जेनिका अचानक टॉपिक चेंज करके पूछती है, वैसे एड से बात कैसी रही? लॉटेल थोड़ा टेकन अबैक होती है और प्रिटेंड करती है कि उसे समझ नहीं आया जेनिका किस बात की कर रही है। जेनिका ग्रिन करते हुए बोलती है, मेरे स्पिरिट्स ने सब सुन लिया था। नॉर्मली मैं उन्हें पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करने देती, लेकिन गॉसिप सुनने का उनको शौक है। ये सुन के लॉटेल मोमेंटरीली शॉक हो जाती है। जेनिका उस मोमेंट का फायदा उठा के उसके और पास आ जाती है और क्लियरली बोलती है, मुझे पता है तू गोल्ड कॉइन्स देके एलाइज बनाने की कोशिश कर रही है। जेनिका जानबूझकर लॉटेल को थोड़ा जेलस फील करवाती है और बोलती है, असल कनेक्शन और इमोशंस पैसे देके बाय नहीं किए जा सकते। फिर वो एड के अप्रोच की तारीफ करती है, जो लॉटेल के अप्रोच से ज्यादा ऑनेस्ट और दिल से था। जेनिका खुद पर हंसते हुए कहती है, मुझसे भी सीनियर वाला एटीट्यूड दिख गया आज थोड़ा ज्यादा। जाने से पहले वो एक बार फिर लॉटेल से सॉरी बोलती है उस टाइम के लिए जब ट्रेनिंग में उसने हर्ट कर दिया था, और कैजुअली बोलती है, एक दिन मैं भी इतनी स्ट्रांग बन जाऊंगी कि अपने हाई लेवल स्पिरिट को बुला सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जब जेनिका रूम से निकल जाती है तो लॉटेल उसके बारे में सोचने लगती है। अब उसे लगने लगता है कि जेनिका जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं। उसकी चीयरफुल और फ्रेंडली पर्सनैलिटी के पीछे एक स्ट्रांग लड़की छुपी है, जो इस डार्क वर्ल्ड में अपनी स्माइली एटीट्यूड से सरवाइव कर रही है। लेकिन इस टाइम जेनिका थोड़ी अलग लगती है, जैसे वो किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही हो। दूसरी तरफ एड अपने कैंप में कपड़े सुखाने के लिए टैंग रहा होता है। तभी एक तेज हवा आती है और सारे कपड़े उड़ जाते हैं। ये हवा एक्चुअली बेला की वजह से होती है, जो सिल्वेनिया की ऑफ्यूज डॉम की सीनियर मेड है और जिसने कभी एड को डॉम से बाहर निकाल दिया था। उसे देखकर एड थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन बेला उसकी हालत देखकर बोलती है, हालांकि ये सब अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुझमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ऑफिस हॉल की मेड्स हर काम परफेक्शन से करती हैं और एड का ध्यान सीधा उस बास्केट पर चला जाता है जो बेला लाई होती है, जिसमें फॉरेस्ट से लाए गए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एड तुरंत उससे वो बास्केट मांग लेता है ताकि वो एपीएनी क्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव कर सके। बेला अग्री करती है और एड उस बास्केट से नए टूल्स और फूड बनाता है। शाम को वो खुद का बनाया हुआ खाना एंजॉय करता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक कोई आसमान से सीधा उसके टेंट पर गिरता है और पूरा टेंट तोड़ देता है। ऑलमोस्ट उसकी जान जाते जाते बचती है, और ये होती है लूसी। एड गुस्से में उस पर चिल्लाता है, तूने मेरी जान खतरे में डाल दी। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो लूसी बताती है कि बेला उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने क्लास बंक की थी और पैनिक में उसने बिना सोचे समझे टेलीपोर्ट कर दिया सीधा एड के कैंप में और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी लूसी को गिल्ट नहीं होता, बल्कि वो भूख लगने की कंप्लेन करती है और एड से बीफ जर्की मांगती है। एड गुस्से में उसके सिर पे मार देता है, लेकिन जब वो देखता है कि लूसी खुद को डिफेंड भी नहीं कर रही, तो सरप्राइज हो जाता है। लूसी बोलती है, मेरा मैजिक खत्म हो गया है। एड तुरंत डिसाइड करता है, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, टेंट तोड़ना और क्लासेस स्किप करना क्या होता है। लाइब्रेरी में एड एक बुक ढूंढ रहा होता है जिससे वो रियल वुड से स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना सीख सके। वो पूरा ध्यान देकर हर टेक्निक समझने की कोशिश करता है, जैसे स्मूदिंग वुड और रूफ फिनिश करना। जब वो बुक बैंड कर रहा होता है तो एक लड़की कैजुअली उसके पास आकर बोलती है, तू काफी डेडिकेटेड लग रहा है पढ़ाई में। एड सोचता है शायद ये लाइब्रेरियन की अप्रेंटिस है, तो तुरंत सॉरी बोलता है लेट रुकने के लिए। लड़की मुस्कुराकर कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तुझे इतनी मेहनत से पढ़ते देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। वो अपना नाम ईला ईलन बताती है, जो मैजिक फैकल्टी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। जब एड अपना नाम बताता है, एला एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। एड को ये देखकर कोई हैरानी नहीं होती, उसे पता है लोग उसके नाम पे ऐसी ही रिएक्शन देते हैं उसकी बैड रेपुटेशन की वजह से। एला जल्दी से स्माइल करके कहती है, तू तो रूमर्स से काफी अलग लग रहा है। उसे ये देखकर भी हैरानी होती है कि एड ने इतनी मुश्किल एलिमेंटल बुक्स इतनी जल्दी समझ ली। वो बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वही एड है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। जाने से पहले ईला बोलती है कि वो उसके लिए चीयर करेगी और सेफ रिटर्न विश करती है। उसके पॉजिटिव वर्ड्स सुनकर एड थोड़ा एनकरेज्ड फील करता है। अचानक एक लाउड क्रैश पूरी लाइब्रेरी को हिला देता है। बुक्स शेल्फ से गिर जाती है और एड और ईला के ऊपर गिरती हैं। हर जगह केओस मच जाता है। यहीं से शुरू होता है एपिसोड 1 का फाइनल चैप्टर। कैंपस में स्टूडेंट्स टेम्पोरेरी कैंप की तरफ दौड़ते हैं और उसे लीड कर रहा होता है मेन कैरेक्टर टेलर। स्टूडेंट्स के बीच आया को ये डिजास्टर देखकर एक पुरानी स्पिरिट बुक याद आ जाती है, जिसमें लिखा था एक समनिंग रिचुअल के बारे में जिससे ग्लास्किन को बुलाया जा सकता है, जो सबसे उच्च रैंक का डार्क स्पिरिट है। फीनिया ध्यान से सुन रही होती है जब आया एक्सप्लेन करती है,
कि सिर्फ कोई ऐसा ही ग्लास्किन समन कर सकता है जो स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता हो, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिका फेलोवर है। जैसे स्टोरी लाइन के हिसाब से होना चाहिए, एक्ट 1 के फाइनल बॉस के रूप में जेनिका अब अपने डार्क स्पिरिट पे कंट्रोल खो चुकी है, और वो स्पिरिट अब उस पर पूरा कंट्रोल ले चुका है। फिनिया रियलाइज करती है कि टेम्पोरेरी कैंप को प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर्स अब बस थोड़ी देर और टिक पाएंगे। टेलर सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, तुरंत स्टूडेंट सेंटर की तरफ भागो। अगर ग्लास्किन पूरी तरह मैनिफेस्ट हो गया तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और सेफ्टी के लिए फास्ट एक्शन लेना होगा। रॉयल गार्ड का कैप्टन स्टूडेंट्स को अस्योर कराता है कि फैकल्टी और एक्सपर्ट्स पहले से ही सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। लाइब्रेरी के केओस के बीच अब सिचुएशन सीरियसली बिगड़ती जा रही थी, लेकिन प्रिंसेस फिनियाद को भरोसा था कि मेजेस ये सब नोटिस कर लेंगे और वो इंटरवीन करेंगे। लेकिन तभी अल्वारा एनिस्टन, जो एल्केमी फैकल्टी की एक आउटस्पोकन मेंबर थी, जोर से चिल्ला के बोलती है, डार्क स्पिरिट की पावर इतनी डेंजरस है कि हमें किसी की हेल्प का वेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब प्रिंसिपल ओल्ड टाउन के बाहर हैं। अल्वारा टुरांट कुछ वॉलंटियर्स मांगती है जो डेंजर का सामना करें, लेकिन क्लीबियस, जो कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट है और काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी, वो टुरांट मना कर देता है। उसको डार्क स्पिरिट की इमेंस पावर से क्लियरली डर लग रहा होता है। वो एक्सप्लेन करता है जेनिका जिस बिल्डिंग में है वहां ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिट्स गार्ड कर रहे हैं, और 2 हाई रैंक्ड स्पिरिट्स टार्किन और फिलोसोफर भी उस बिल्डिंग के अंदर हैं। मियर हिसाब से अंदर जाना मतलब सीधा सुइसाइड है। क्लीबियस स्ट्रांगली अपोज करता है इस आइडिया को। अल्वारा कंफ्यूज्ड हो जाती है, जेनिका तो अभी भी सर्फ एक स्टूडेंट है, तो उसने इतने सारे स्पिरिट्स इंक्लूडिंग ग्लास्किन जैसे हाईएस्ट रैंक्ड डार्क स्पिरिट कैसे समन कर लिया। तभी आइसा, जो डार्क स्पिरिट्स की नॉलेज रखती है, एक्सप्लेन करती है, ये स्पिरिट्स नॉर्मली स्पिरिट सॉर्सरर्स के नेचुरल एनिमीज होते हैं, और इनका पावर इतना इंटेंस होता है कि इवन स्किल्ड सॉर्सरर्स भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से जेनिका उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, और अब ये स्पिरिट्स ही उसके ऊपर कंट्रोल ले चुके हैं। अब वो लोग जेनिका की एबिलिटीज का यूज करके ग्लास्किन को समन कर रहे हैं, यूजिंग टर्किन और फिलोसोफर जैसे स्पिरिट्स, जिनके कंट्रोलर का अभी तक किसी को पता नहीं है। सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि अब क्या करें। तभी जिक्स उठता है और सबको याद दिलाता है, हुमेन जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा और सर्फ प्रिंसेस फेनिया ही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकती हैं। सबकी नजरें फेनिया की तरफ जाती हैं। वो एड के पहले वाले वर्ड्स के बारे में सोच रही होती है जिसमें यूएस ने बोला था, पीस ऑफ माइंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फाइनली फेनिया अपनी स्ट्रेटेजी अनाउंस करती है। हर साल के टॉप स्टूडेंट्स और रॉयल गार्ड्स ही इस मिशन के लिए वॉलंटियर करेंगे। गोल सिंपल है, बिल्डिंग में एंटर करना, जेनिका को फ्री करना और ग्लास्किन का समनिंग रोकना, इससे पहले और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। जेन से पहले फेनिया सबको इनकरेज करती है, अपना रिजॉल्व स्ट्रांग रखो और मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है प्रिंसेस के पास, घबराया हुआ वो बताता है, टीचिंग एरिया के लॉग हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लॉग ऑड्री हॉल में पोशन आर्काइव्स को अटैक से बचा रहे हैं। फिनिया रियलाइज करती है कि उनके पास लिमिटेड लॉग हैं और पूछती है, क्या और कोई स्टूडेंट हेल्प कर सकता है। तभी एक और स्टूडेंट, जो डर के मारे कांप रही होती है, भाग के प्रिंसेस के पास आती है और बोलती है, एक इमरजेंसी है लाइब्रेरी में। ईला, जो लाइब्रेरियन अप्रेंटिस है, और एक सॉफ्टमोर स्टूडेंट, दोनों अंदर फेज हुए हैं। एला का नाम सुनते ही जिक्स शॉक हो जाता है। वो टुरांट उस लड़की को दोनों कंधों से पकड़ता है और पूछता है, एला अभी भी लाइब्रेरी में है। लड़की हाँ में जवाब देती है। जिक्स पैनिक में चिल्ला पड़ता है, मुझे एला को तुरंत बचाना होगा क्योंकि एला खुद को डिफेंड नहीं कर सकती। फेनिया तुरंत बीच में आती है और जिक्स को शांत होने के लिए बोलती है, याद रखो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जेनिका और डार्क स्पिरिट्स को रोकना। फेनिया उसे अश्योर करती है, हो सकता है एला सेफ हो क्योंकि एक सॉफ्टमोर स्टूडेंट उसके साथ है, लेकिन जिक्स डाउट करता है वो अननोन स्टूडेंट एला को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। फिनिया तब उस लड़की से पूछती है, क्या तुझे पता है वो सोफोमोर स्टूडेंट कौन है। लड़की शॉक में होती है और कुछ बोल नहीं पाती। जिक्स और ज्यादा इंपेशेंट हो जाता है और उस पर प्रेशर डालता है। फाइनली लड़की धीरे धीरे कन्फेस करती है, लाइब्रेरी में जो सॉफ्टमोर स्टूडेंट है वो कोई और नहीं बल्कि एड्रोथ टेलर है। जिक्स बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है और वो उसे कहता है कि जल्दी बताओ लाइब्रेरी में उसके अलावा और कौन था, और वो बताते कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि एड्रोथ टेलर था। और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते और गुस्सा हो जाते क्योंकि उसकी रेपुटेशन बाकी सबके सामने तो अभी भी खराब है। वो रोने लगती है और माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने वहां पर उसे अकेला छोड़ दिया था क्योंकि एड वहां पर रुक रहा था और मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने एल्का को वहां पर इंचार्ज छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि वो बस लाइब्रेरी बंद करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब जिक्स वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं एल्का को उसके साथ नहीं छोड़ सकता। अब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और बाकी सारे लोग उसे समझाने लगते हैं कि तुम शांत हो जाओ। और तो और प्रिंसेस फीने ये कहती कि तुम्हें रिलैक्स करना होगा और एक बार के लिए एड पर ट्रस्ट करना होगा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम ये बात कह रही हो। लेकिन जिक्स को ये एडवाइस बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और गुस्से और रेज की वजह से जंप करता है और स्पिरिट्स को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। वो एड का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था और चिल्ला रहा था कि अगर तुमने एल्का को टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जिक्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा अलग थी क्योंकि वो नॉर्दर्न पार्ट में रहता था। वहां पर सिर्फ सरवाइव कर पाता था डियर्स को या फिर और एनिमल्स को हंट करके, उनका मीट बेचता था और वैसे ही रहता था। वो एक ऐसे रीजन से आया था जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग सरवाइव करते और लोग उससे डरते थे। लेकिन उसकी लाइफ बदल गई जब वो एल्का से मिला। वो उसकी पहली बेस्ट फ्रेंड बनी थी और उसके बाद उसकी फैमिली ने उसे अपने घर बुलाया, उसे ढंग से जीना सिखाया और अपने वाइल्ड वेज को पीछे छोड़ने के लिए कहा। जिक्स के लिए एल्का सब कुछ और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जैसे ही लाइब्रेरी के पास पहुंचता है वो डार्क स्पिरिट्स को कट करते हुए लाइब्रेरी का गेट तोड़ता है और भागता हुआ अंदर जाता है। वो एड को सिर्फ और सिर्फ रूमर्स से जानता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि वो चीटिंग करता है, बुलिंग करता है। और अंदर वो जाकर देखता है कि उसे एड दिखाई देता है, वो भी कोने में बैठा हुआ। वो हिलने लायक नहीं था, उसका खून बह रहा था और उसे जाकर पूछता है कि जल्दी बताओ एल्का कहाँ पर है। अब एड एक तो इंजर्ड था, उस पर से बहुत ज्यादा थक चुका था। वो बस उंगली से पॉइंट आउट करता है कि वो वहां पर है। जिक्स उसे बस ऐसे ही पुश करके वहां से भाग जाता है और देखता है कि एल्का बहुत ही शांति से लेटी हुई थी। उसके ऊपर एक कोट रखा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था और जिक्स रियलाइज करते हैं कि ये खून उसका नहीं है, ये एड का है जिसने उसे बचाया। और प्लस वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था जहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। अब ये सब कुछ एड ने किया था। जैसे ही यहाँ पर वो सारी की सारी स्पिरिट समन हुई थी, वो बुक शेल्फ्स को उठाता है अपनी ट्रेनिंग की पावर से और उसके बाद एल्का को वहां पर लेटाकर एक बैरियर बना देता है और वहां पर इंस्ट्रक्शन भी लिख देता है। अब वो बाहर इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो मेन स्टोरी लाइन को चेंज नहीं करना चाहता। और उसके बाद वो सोचता है कि जेनिका का कनेक्शन कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। वो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है, उन्हें मटेरियलाइज कर सकती है, जो वो अपने लिए तो कभी सोच ही नहीं सकता कि उसे ये स्किल कभी मिलेगी भी। और जब नेगेटिव स्पिरिट्स वहां पर अटैक करती है एल्का पे तो वो वहां पर जाकर उसे बचाता है। वो बाहर नहीं जाता क्योंकि उस स्टोरी को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि एल्का मर जाए क्योंकि वो जिक्स की बेस्ट फ्रेंड है और आगे जाकर जिक्स बनेगा एक बहुत ही ट्रस्टेबल कंपेनियन टेलर का, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और इंटरमीडिएट नेगेटिव स्पिरिट्स को हराने के बाद वो देखता है कि उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है और बहुत ही सरप्राइजिंगली जो थोड़ी देर पहले तक वो सोच रहा था कि वो कभी स्पिरिट कनेक्शन एबिलिटीज को नहीं ढूंढ पाएगा, उसे वो एबिलिटी भी मिल जाती है। और फिर वो सोचने लगता है कि मेरा इस गेम में पोटेंशियल आखिरकार है कितना, मैं क्या क्या अचीव कर पाऊंगा या कर सकता हूँ। उसके बाद जिक्स एल्का को उठाकर लेकर जा रहा था और रास्ते में एड से पूछता कि मुझे बताओ लाइब्रेरी में हुआ क्या था। और एड बस कैजुअली रिप्लाई करते कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया, तो कुछ बुक्स पढ़ने के लिए आया था और तभी ये सब कुछ हो गया। जिक्स उसे थैंक यू कहता और कहता है टाइम आने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और ये फेवर को रिटर्न कर दूंगा। अब एड रियलाइज कर लेता है कि जिक्स वो एलाय है जो टेलर की बहुत ज्यादा मदद करेगा और उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। इसीलिए उसे कहता है कि बस जाओ और टेलर के साथ मिलकर काम करना तो तुम इसे हरा सकते हो। अब जिक्स वहां पर हैरान हो जाता है कि वो टेलर को इतना ज्यादा पसंद करता है और उसके लिए इतना ज्यादा बोल रहा है क्योंकि पहले तो उसे बुली करता था। लेकिन एड का मोटिव यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था, वो चाहता है कि टेलर अपना स्लैश एलिमेंट अनलॉक कर ले, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हाई रैंकिंग स्पिरिट को डिफीट करने के लिए। और ओरिजिनल गेम स्टोरी लाइन में वो जिक्स की हेल्प से ये सब कुछ करता है। जिक्स के एक मैच के दौरान में उससे फाइट करता है और अपने स्लैश एलिमेंट को अनलॉक करता है और उसके बाद टार्किन के अगेंस्ट में, जो कि हाई रैंकिंग स्पिरिट है, उसे और बेहतर बनाता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तब एड को रियलाइज होता है कि ये दोनों अभी तक दोस्त नहीं बने हैं क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में इन दोनों का एक मैच होता है जब उसे एक स्लैश एबिलिटी मिलती है। लेकिन इस स्टोरी लाइन में उन दोनों का मैच हुआ ही नहीं है और ना ही वो दोनों दोस्त बने हैं। और एड को रियलाइज होता है कि स्टोरी लाइन क्रम्बल कर रही है और वो धीरे धीरे डिविएट हो रही है। अब उसे दोबारा से इंटरफेयर करना होगा ताकि स्टोरी लाइन दोबारा से वहीं पर आ जाए, वही कैंप पर जहां पर बाकी सारे स्टूडेंट्स और कैप्टन थे। वहां पर आकर वो माफी मांगता है कि मैं एल्का को बचाने के लिए गया तो इसीलिए मैं लेट हो गया। लेकिन वहां पर जेनिका कहती है कि कोई फायदा नहीं है, हम पहले ही कोशिश कर चुके हैं, हम इन्वेट नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे कैप्टन्स और स्टूडेंट्स इंजर्ड है और अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है टार्किन से लड़ने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एड आता है जिससे सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद वो बताता है कि टार्किन को समन करने का रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, अगर हमने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया
तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब एड को मन में ये भी पता था कि अब वो अगर यहाँ पर स्टेप इन करता है तो स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसे गेम को बचाने के लिए करना ही होगा। वो 2 टीम बनाता है जिसमें से एक टीम को वो खुद लीड करेगा ताकि वो इस डिजास्टर को रोक सके। वो बताता है, वो 2 टीम बनाता है और डिसाइड करता है कि उनमें से एक टीम को वो खुद लीड करेगा। और एड को वहां पर देखकर सब लोग शॉक तो थे, लेकिन अपनी आंखें सब लोग उसी पर रखते हैं। क्लेबियस उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, हम तुम पर यकीन क्यों करेंगे। लेकिन जिक्स वहां पर उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि उसकी बात सुनो। और एड सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि जेनिका तक पहुंचने के लिए हमें पहले टार्किन को टारगेट करना पड़ेगा, जो कि एक फायर स्पिरिट है, और उसके बाद वेलोस्पर को हराना होगा, जो कि डार्क स्पिरिट है, एक हाई रैंकिंग डार्क स्पिरिट। अब यहाँ पर दिक्कत सिर्फ एक है कि टार्किन जो कि फायर स्पिरिट है, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि बाकी सारी टीम ने पहली बार अटैक करने पर देखी थी, और इसी वजह से उसे हर्ट नहीं कर पाए थे। अब एड सजेस्ट करता है कि हमें 2 टीम बनानी चाहिए, जिसमें से एक तो टार्किन को अपने पास बुलाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरी टीम जाकर हाई रैंकिंग डार्क स्पिरिट को हराएगी और उसे बचाएगी। लेकिन लॉटेल वहां पर डिसएग्री करते हैं कि हमारे पास इतनी ट्रेनिंग या पावर नहीं है कि हम टार्किन जैसी हाई रैंकिंग स्पिरिट को हरा सके, और उसे बताते हैं कि हम जब पहली बार उसे लड़ने के लिए गए थे तो बस और बस लक की वजह से हम वापस जिंदा आए हैं। एड अग्री करता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो बताता है कि अगर हम जेनिका को अपने पास बुला लेते हैं तो टार्किन अपनी पावर लूज कर देगा। उसके वो डिसाइड करते हैं कि जो टार्किन को अपने पास बुलाएंगे और अपने आप को चारा बनाकर वहां पर रखेंगे, उस टीम में कौन कौन होगा। टेलर अपना हाथ उठाता है, लेकिन एड तभी के तभी उसे दूर कर देता है कि नहीं, तुम अटैक टीम में जाओगे। एड अपने आप को लोटेल और क्लिवियस को बेट टीम में रखता है, जहां पर उन्हें जाकर टार्किन को अपने पास बुलाना है, जिससे एड को छोड़कर वो उसके बाकी दोनों टीममेट थोड़े से डर गए थे कि हम वहां पर जाकर उसे अपने पास बुलाएंगे। जब लोटेल और क्लिवियस उसके साथ बहस कर रहे थे, तब प्रिंसेस फीनिया वहां पर आती है और बोलती है कि मैं पूरी तरीके से तुम पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन तब भी हम तुम्हारे प्लान के साथ अग्री करते हैं। वो 2 ग्रुप में बट जाते हैं, जिसमें एक में होती है प्रिंसेस फीनिया, टेलर, एल्वेरा, जिक्स, और दूसरी टीम में होते हैं एड, क्लिवियस और लॉटेल। और आगे बढ़ने से पहले फीनिया सबको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई भी मरना मत। अब एड की टीम वहां पर हॉल में पहुंचती है और उनके सामने टार्किन था, द फायर स्पिरिट, जो मेनेसिंगली उन्हें देख रहा था। एड प्लान शुरू करने से पहले कहता है कि सब लोग याद रखना कि हमें करना क्या है। क्लेबियस जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन एड उससे समझाता है कि हमें बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना है और बाकी सारा का सारा काम दूसरी टीम कर लेगी। अब थोड़ा सा एनकरेज और मोटिवेट होकर क्लेबियस उस पर अटैक करता है और उसके बाद एड से पूछता है कि मुझे आगे करना क्या है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं। अब धीरे धीरे उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। टार्किन भी उसका पीछा करने लगता है और वो एड को ब्लेम करने लगता है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया और मुझे छोड़कर भाग गए हो। अब वहाँ क्लेबियस को चेज होते हुए देखकर एड बहुत ही कामली लॉटेल को कहता है कि तुम अपने पार्ट पर फोकस करो, क्योंकि क्लेवियस अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूंगा। अब लोटेल वहां पर मजाक करते हैं कि हम क्लेवियस को यहाँ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, लेकिन एड वहां पर स्ट्रांगली डिसएग्री करता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि उसे मन पता था कि क्लेवियस वैसे डरा हुआ कमजोर लगता है, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रेंथ है और वो मेन स्टोरी लाइन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब एड उसे उसका मेन काम करने के लिए कहता है। वो हॉल के बाहर खड़ी होती है। उसका मेन काम ये है कि उसे दूसरी टीम के लिए रास्ता बनाना है और टार्किन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना है। वो वहां पर खड़ी होती है, अपना मैजिक स्पेल एक्टिवेट करती है और दीवार में बहुत बड़ा छेद बना देती है। ये देखकर दूसरी टीम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और इस टाइम पर वो सोच रही थी कि एड की रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पहले एड ने लोटेल के हिडन मैजिक स्पेल्स को नोटिस कर लिया था और उसने डिसाइड किया कि अब उन्हें दिखाने का यूज करने का सबसे बेहतरीन टाइम था, और वो बिल्कुल सही था। जेनिका तक जाने का सही रास्ता खुल चुका था और अब दूसरी टीम भागकर उसके पास जाती है। अब वो अपना मेन काम कर चुके थे। अब वो जाते हैं टार्किन की तरफ, जहां पर क्लेवियस भागते हुए आता और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया था, लेकिन अब मेरी मदद तो करो। अब एड को पता था कि टार्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसे हर अटैक से बचाता है, जैसे कि उसने पहले किया था। तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ सके। उसके हाथ में एक पाउच था। एड भागते हुए ऊपर जाता है और वहां पर उसे लूसी मिलती है। वो इस स्टोरी की कैरेक्टर तो नहीं थी, ना ही उसे इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आ ही चुकी है और स्टोरी चेंज भी हो चुकी है, उसके हाथ में खाना होता है जो कि वो लूसी के मुंह में डाल देता और कहता है कि जल्दी
उठो। और जैसे ही वो उठती है वो उसे उठाकर टार्किन की तरफ फेंक देता है। अब लूसी रास्ते में चिल्ला रही थी कि एड बहुत ज्यादा मीन है, बेकार है, लेकिन जैसे ही वो टार्किन के पास पहुंचती है अपनी हाई रैंकिंग एबिलिटी डिवाइन पनिशमेंट को अनलीश करती है, जिसकी वजह से टार्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अब टार्किन द फायर स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब वो पूरी पावर के साथ फायर स्पिरिट के पास जाता है एक फिनिशिंग ब्लो के लिए। लेकिन उसके बाद हमें जेनिका की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों, उसके टीचर्स ने, हर किसी ने उसे सिंबल ऑफ होप माना है। बाकी सब के लिए ये प्यार था, लेकिन जेनिका के लिए ये बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ये सारी की सारी चीजें ऐसे थी जैसे नीचे जमीन पर कांच गिरा हुआ है और जेनिका उसके ऊपर चल रही है। वहां पर दीवार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रेस्क्यू टीम वहां पर आती है। जेनिका खुश नहीं होती, सरप्राइज नहीं होती, बल्कि उनका वेलकम करती है। वेलस्पेयर जो कि डार्क स्पिरिट थी, वो पूरी तरीके से जेनिका के कंट्रोल में थी, मतलब जेनिका उसके कंट्रोल में थी। एड वहां पर सब कुछ ढंग से संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि फाइनल एक्ट सुबह होने से पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद चेक करता है कि लूसी ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारी पावर यूज कर ली थी। और लोटेल उसे बताती है कि लूसी यहीं कहीं वहीं घूम रही है और मैं बहुत टाइम से इस पर आइस अटैक कर रही हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब एड को पता था इस फायर स्पिरिट को हराने के लिए उसी गर्दन पर अटैक करना होगा। क्लेविस बहुत देर से भाग रहा है, वो प्रॉपर हिट नहीं कर पाएगा। लूसी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लोटेल भी बहुत देर से मेहनत कर रही है, वो इतनी ज्यादा काम नहीं है कि वो एक प्रिसाइज हिट मार सके। तो एड डिसाइड करता है कि वो खुद वहां पर जाकर उसे हराएगा। अब लोटेल वहां पर कहती है कि ये एक बहुत ही बड़ा गैम्बल है और एड कहता है कि नहीं, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और ये देखकर लोटेल बहुत ज्यादा स्माइल करती है, क्योंकि ये उसकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस उसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो कहती है कि तुम प्रिंसेस से बहुत ज्यादा कूल हो। वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई नोबल है, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो, लेकिन तुम हमेशा शांत रहते हो। इतनी ज्यादा मुसीबतें आने के बाद भी तुम कभी भी पैनिक नहीं करते। अब लोटेल वहां पर अपने आइस मैजिक के साथ तैयार हो जाती है और एड भागता उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी ऊपर रूफ से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि हाई रैंकिंग डिमोनिक स्पिरिट का था। लेकिन एड वहां पर डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा और वो लोटेल पर ट्रस्ट करता है कि वो इतने सारे केओस के बाद भी मैसअप नहीं करेगी। टार्किन एक फायर ब्लास्ट लॉन्च करता है जो कि सीधा एड की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी लोटेल अपने आइस मैजिक का यूज करती है, उसे ब्लॉक करती है। एड जाता है और अपने विंड मैजिक से एक ही बार में उसकी गर्दन काट देता है और फाइनली टार्किन वहां पर हार जाता है। इस टाइम पर एड अपने स्टैट्स चेक करता है और उसका स्पिरिट कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो ऊपर देखता है जहां पर टेलर बहुत ही आसानी से ग्लास्किन के राइट हैंड को बस स्लैश करते हुए चला जा रहा था, जैसे वो कुछ भी नहीं है। एड ऊपर टेलर की तरफ देखता है और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस था कि टेलर सच में अपने प्रोटैगनिस्ट रोल को बहुत ही अच्छे से निभा रहा है। टार्किन हार जाता है, वो हाई रैंकिंग स्पिरिट भी हार जाती है और जेनिका को फाइनली वो आजाद करा देते हैं और सारा का सारा ग्रुप एक चैन की सांस लेता है। फाइनली वहां पर सुबह होती है, वो सब एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस ले रहे होते हैं और वहां पर लोटेल कहती है मैं बहुत सारे इंसानों से मिली हूँ जो कि ये कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ रिस्क पर लगा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर फेक होते हैं। लेकिन मुझे तुम जैसा इंसान आज तक नहीं मिला। लाइफ और डेथ सिचुएशन में जाने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा इमोशंस नहीं दिखते। वो दोबारा से एड से हाथ मिलाते और इस टाइम पर उसके हाथ में 3 गोल्ड कॉइन रख देती है और कहती ये कोई रिश्वत नहीं है, ये बस एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और तुम जैसे इंसान से मिलना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इससे पहले कि एड इस चीज को प्रोसेस कर पाता, वहां पर टेलर आता है जिसके बाल सफेद हो चुके थे क्योंकि उसने अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज किया था। अब यहाँ पर एड को थोड़ी सी जेलसी भी होती है, वो कितना ज्यादा कूल लग रहा है, वो एक गेम का हीरो है जबकि वो एक साइड कैरेक्टर है। अब एड के पास रीजंस तो हैं रिजेंटमेंट के, जेलसी के, लेकिन तब भी उसे एडमायर तो करता ही है क्योंकि वो बहुत ही कमाल का है। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए टेलर वहां पर आता है, अपना सिर झुकाकर उसे थैंक यू कहता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज अकेडमी बच पाई है। तुम इतनी टेंस सिचुएशन में भी इतने काम थे और तुमने एक प्लान बनाया, तुमने सबको आगे लेकर जाया, तुमने टार्किन को हराया। लेकिन एड कहता है कि एक टीम एफर्ट था और वहां पर क्लेवियस कहता है कि कभी भी इस इंसान पर यकीन मत करना, ये घटिया इंसान है, इस पर किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी सारे लोग उसे चुप करवा देते, जैसे लोटेल, जेनिका, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एड जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, वो बल्कि बहुत ही बढ़िया इंसान है। उसके बाद प्रिंसेस जेनिका वहां पर आती है जिसकी जिंदगी उसने बचाई थी और वो कहती है कि तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है और उसके बाद उसे ऑफर करती है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन एड उसे मना करता और वो पूरी टीम को
क्रेडिट देता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पाया, तभी एल्वायरा वहां पर आती है और उसे टीज करने लगती है। लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड जिक्स आता है और कहता है कि थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, उसने तुम्हारी भी जिंदगी बचाई है। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिविएट हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या एड इस जर्नी में अपने आप को इम्प्रूव करेगा या फिर सिर्फ मेन कैरेक्टर की हेल्प ही करता रहेगा, और उसका असली पोटेंशियल क्या है। उसे लगा था कि वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा, उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उसने इस फाइट्स में बहुत सारा स्टैट्स गेन कर लिए थे, उसने लेवल अप भी किया है। उसके बाद एड ग्रुप से दूर हो जाता और वापस वहां पर जाता है जहां पर जेनिका और वो हाई रैंकिंग डेविल स्पिरिट थी, क्योंकि अभी तो वो चैन की सांस ले रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, अभी देखना था जेनिका का क्या हाल है। वो वहां पर जाता है, एक चेस्ट में जेनिका थी जो कि बहुत ज्यादा ब्रूज्ड अप थी, वो वहां पर छुप कर बैठी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि आगे क्या होगा, क्या लोग उसे ब्लेम करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद उसे वहां से निकालने के बाद वो दोबारा से वहां पर आते हैं और उसके बाद एड सबसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जेनिका बजर क्यों गई थी। लोटेल वहां पर एक स्टोरी शेयर करती है या फिर उसकी एक थ्योरी होती है। वो जब उसके रूम में गई थी तो दीवार पर बहुत सारे लेटर्स लगे हुए थे, उसके साथ साथ वहां पर ढेर लगा हुआ था गिफ्ट्स का, जो कि ज्यादातर फैमिली और फ्रेंड्स से आए थे क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसे लगता है कि हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा उम्मीद जो उससे होती है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव और वल्नरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे फोर्सफुली उन सारे गिफ्ट्स को, उन लेटर्स को ऑनर करना पड़ता है, उनका जवाब देना पड़ता है। और जो डार्क स्पिरिट थी विलर्स पर, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था और इसी वजह से वो उसे एक बजर्क स्पिरिट मेज में बदल देता है जिससे वो ग्लासन को दोबारा यहाँ पर बुला सके। और अब एड सोचने लगता है कि ये फाइनल एक्ट इतनी जल्दी क्यों हो गया था। फिर उसे याद आता है कि असली स्टोरी लाइन में टेलर को जीतना चाहिए था, लेकिन वो हार गया, उसे फेम मिलता, लेकिन उसके बजाय सिर्फ और सिर्फ जेनिका जीती थी और सारा का सारा फेम, अटेंशन, एक्सपेक्टेशन सब जेनिका की तरफ चली गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गई। उसका फायदा उठाया